Welcome to class 8 science subject. We are today doing chapter 2 microorganisms. I am here your teacher. Let's now do our question answers. We have discussed earlier our chapter and today we are discussing our question answers. The first one is how are viruses different from microorganisms? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है आपको बताया था कि एक होती है होस्ट बॉडी, ठीक है। होस्ट बॉडी ये कोई भी प्लांट या एनिमल जिसके अंदर वायरस एंटर कर जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो, एनी ऑर्गेनिज्म। तो उसे होस्ट बॉडी कहा जाता है। देखिए जब हमारे घर में आता है उसे हम क्या कहते हैं, गेस्ट, और जो घर में होता है उसे कहते हैं होस्ट। हिंदी में कहें तो ये होता है मेहमान एंड दैट वन होस्ट इज मेजबान, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है। सो यू सी जब तक वायरस होस्ट बॉडी में एंटर नहीं करता, वायरस इज व्हेन आउट ऑफ द बॉडी, सो इट एक्ट एज नॉन लिविंग बीइंग। तो ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता है, ना इसमें रेस्पिरेशन होता है, ना इसमें फूड इनटेक होता है, ना एक्सक्रीशन होता है, ना रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, ना ही इसमें कोई रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ये शो ही नहीं करता जिससे हम ये कहें कि ये क्या है, लिविंग है। लेकिन जैसे ही ये होस्ट बॉडी में एंटर करता है सो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक लिविंग। तो इसलिए ये सबसे अलग है कि बाहर नॉन लिविंग रहता है और अंदर क्या होता है, लिविंग होता है। और यहाँ पे वो सारी जो एक्टिविटीज हैं उसे भी शो करता है, लाइक मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनके नंबर्स में इंक्रीज होने लगते हैं ये, और फूड इनटेक करना, एक्सक्रीशन, सारे काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो वायरसेस आर नॉट लिविंग व्हेन दे डू नॉट फाइंड अ होस्ट। जब तक उन्हें कोई होस्ट नहीं मिलता वो नॉन लिविंग रहते हैं, एंड दे बिकम लिविंग आफ्टर फाइंडिंग अ होस्ट। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई होस्ट बॉडी मिलती है वो लिविंग हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। While on another hand, other microorganisms are generally living, जबकि बाकी जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज बताई थी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, 5 कैटेगरी हैं, उन्हीं में से एक ये है वायरस। तो इसमें सबसे अलग क्या है कि बाहर नॉन लिविंग, अंदर लिविंग, जबकि बाकी जो हैं दे आर जनरली लिविंग, वो सभी हर टाइम चाहे वो होस्ट बॉडी के बाहर हो या अंदर हो वो लिविंग ही होते हैं। वायरसेस यूज द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल व्हाइल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल यूज देयर ऑन मशीनरी। कि जो इनका काम करने की क्षमता है, काम करने का जो तरीका है वो बाहर तो कुछ होता नहीं, अंदर होता है। तो वो होस्ट बॉडी वाला ही जो मशीन है, जो काम करने की प्रणाली है, वो होस्ट बॉडी वाली ही यूज करता है। जबकि बाकी ऑर्गेनिजम्स की बाहर हो या अंदर हो होस्ट बॉडी के, उनकी खुद की काम करने की एक जो है तरीका होता है और वो उसे ही यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज लिस्ट द डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कई सारे आपको क्या है, यूजेस हैं, उनकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो कई सारे यूजेस हो सकते हैं, उसमें से कुछ एक आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। दही देखी होगी, ठीक है, खाई भी होगी, अगर किसी ने नहीं खाई है इट्स ओके। दही देखी जरूर होगी, दैट इज नॉन एज कर्ड। तो वो किससे बनती है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया होता है जो दूध में होता है। इसी की वजह से दूध है वो काफी टाइम तक अगर उसे संभाला ना जाए या फिर ज्यादा टाइम उसे हो जाए तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड ये जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। ओके, तो
द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फूड, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कर्ड। सेकेंड क्या यूज कह सकते हैं, प्रोड्यूस मेडिसिन, अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। क्या क्या प्रोड्यूस करने में, मेडिसिन या ड्रग्स, मेडिसिन के लिए हो सकता है इनका यूज, वाइन के लिए, अल्कोहल के लिए, विनेगर के लिए। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्शन के लिए भी क्या यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं से ये सभी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी दे हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। दिस इज अनदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू सी कोई भी अगर ऑर्गेनिक मैटर है वो अगर इन्वायरमेंट में फ्री छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। हाउ इट इज डन, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेचर उन्हें कैसे जो है खत्म करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। सो यू लिस्टेड डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स नाउ सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is our next question. Describe the role of microorganisms in cleaning of the environment and sewage treatment. जो हमारा लास्ट पॉइंट था उससे ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी है। ठीक है, सी कैसे हेल्प होता है, तो कैसे होता है बारी बारी से देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में कैसे ये हेल्प करता है। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ब्रेक दैम टू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स। क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे सिंपल न्यूट्रिएंट की फॉर्म में वो चेंज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यू सी क्लीनिंग हो गई है और प्लांट्स के काम आ गए हैं, दे आर नो मोर वेस्ट। प्लांट्स के काम आ गए तो वेस्ट तो वो रहा नहीं। तो क्लीनिंग हो गई इन्वायरमेंट की, कैसे हुई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ब्रेक दैम टू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट से पहले आप ये समझिए सीवेज क्या है। घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, एनीथिंग एल्स, सो दैट इज नॉन एज सीवेज। ठीक है, सो उसकी ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, सीवेज में, सीवेज कंटेन्स फेसियल मैटर। ठीक है, उसमें मल होता है, हाउस होल्ड वेस्ट, और क्या हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट, कूड़ा या कचरा। देन और क्या हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं। अब घर में केमिकल्स कहाँ से आएंगे, आप जब भी आप कपड़े धोए, बर्तन धोए, सो दैट सोप और डिटर्जेंट वो किसका पार्ट है, दे आर ऑल्सो केमिकल्स। इसके अलावा वैन यू क्लीन मॉप तो हो सकता है आप उसमें केमिकल्स का यूज करें या फिर स्प्रे करें, तो कई सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं। सो यू सी दीज ऑल आर कंटेन्ड इन द सीवेज। सो बिफोर डिस्चार्जिंग द वाटर बॉडीज, जो ये पानी है सीवेज है, उसे जब आप वाटर बॉडीज यानी कि रिवर्स, पोन्ड्स या फिर सी, ओशियंस, तो उनमें जब आप क्या करें, उन्हें ऐड करें तो उससे पहले क्या है कि उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट की भी जाती है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेते हैं, जिससे जो भी सीवेज में ये आपको बताया क्या क्या मिला होता है उसको सिंपल ब्रेक डाउन कर दे, वो केमिकल्स हैं वो सब कुछ, फिर वो हार्म ना करे इन्वायरमेंट को। सो दैट्स व्हाई सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर एडिंग टू द वाटर बॉडीज। और इसके अलावा जो सीवेज है उससे बायोगैस की भी फॉर्मेशन होती है। बायोगैस, उसके लिए क्या चाहिए, कैटल डंग हो सकता है एंड हाउस होल्ड वेस्ट, कैटल डंग एंड हाउस होल्ड वेस्ट।
दैट इज बायोडिग्रेडेबल। उसकी मदद से बायोगैस बनाई जा सकती है एंड बायोगैस प्लांट अगर आप घर के आसपास में लगाएं तो घर की जो भी गैस की आपूर्ति वाली जो जरूरतें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं एंड दैट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एक बार सेटअप करने में हो सकता है थोड़ा एक्सपेंस लगे, लेकिन रेगुलर जो आपका घर में गैस वगैरह का खर्चा होता है वो बच जाता है, तो आप एक्सपेंस को इतना कंसिडर यहाँ नहीं कर सकते। बट अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए आपको बायोगैस प्लांट्स गाँव में अभी बहुत कम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई अनएरोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट। अनएरोबिक ये नहीं कि बंद जगह में ये बनाया जाता है, बंद जगह में बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे एयर तो है नहीं। ठीक है, ये वेस्ट है और उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो एयर पास नहीं हो रही, इसलिए इसे बोला जा रहा है अनएरोबिक। Right? So let's now move on to our next question. Our next question is write a short note on antibiotics and vaccines. तो बारी बारी से हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स पे देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक है क्या? एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जो कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करता है। ठीक है, दे में आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कैसे एक्ट करते हैं? या तो इसे खत्म करके, इसे किल करके, या फिर इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करके, यानी कि ग्रोथ को रोक कर। सो दिस इज एंटीबायोटिक। द सेकेंड वन इज वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स में क्या होता है? A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity. Immunity provide करता है, लेकिन कैसी? First thing it is active, the second thing it is acquired, यानी कि जन्म से आपके पास नहीं होती है ये, बल्कि जन्म के बाद आप इसे ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू एक्वायर इट। ठीक है, सो दिस इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ आपको मिलती है वैक्सीन से। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाय इंड्यूसिंग वीकेंड और डेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अ हेल्दी बॉडी। द बॉडी जनरेट्स एंटीबॉडीज एंड फाइट दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट। ठीक है, कल भी आपको क्लास में बताया था व्हाट वाज दैट, कि जब आपकी क्या है, इधर आपकी बॉडी है, तो यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं कुछ या तो डेड, या तो मरा हुआ, या फिर केमिकली कमजोर किया हुआ जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो इंड्यूस किया गया। तो आपकी बॉडी में इंड्यूस हो गया, अंदर तो आ गया, लेकिन वो या तो मरा हुआ है या फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो आप क्या है, आपकी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, दैट मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता, दैट मीन्स डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी दैट कम्स फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स, और वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, ये किस टाइप का, इसे किस तरीके से खत्म किया जाए, तो उस टाइप के हथियार आपकी बॉडी बनाती है और इसको क्या करती है, अगर ये वीकेंड है तो इसे खत्म करेगी और बाहर निकालेगी, अगर ये मरा हुआ है तब भी इसको क्या करेगी, इस सेल को नष्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की इसकी क्या रहेगी, टेंडेंसी। तो इसमें जो भी हथियार बनेंगे, यानी कि ये जो एंटीबॉडीज बनेंगे, एंटीबॉडीज यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स इससे अगेंस्ट फाइट करने में यूज होंगे, बॉडी इसके बाद इसे मेमोरी में स्टोर कर लेती है, यानी कि अगली बार के लिए हथियार जमा करके सुरक्षित रख दिए जाते हैं कि अगली बार जब यही वाला दुश्मन आएगा तो इन्हीं हथियारों से इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। ठीक है, सो दिस वे वैक्सीन एक्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ
ऑन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। प्रिपरेशन ऑफ फूड नहीं कहा है, क्या कहा है? सोर्स, यानी कि वो ही फूड का स्रोत बने, वो फूड की प्रिपरेशन में हेल्प करे, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि क्या है? एज सोर्स ऑफ फूड। तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका आप क्या करते हैं? एज फूड यूज करते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ मशरूम्स रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन आर एडिबल। सबसे नंबर 1 पे आती है मशरूम, ठीक है, इसकी सब्जी भी बनती है एंड एज वेजीज आप अदर डिशेज में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन और विटामिन होते हैं, सो आप इस प्लांट को खा सकते हैं। एंड दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट इज मल्टीसेलुलर, तो बिना माइक्रोस्कोप के इसे देख भी सकते हैं एंड काफी बड़ा, लगभग, ठीक है, इस शेप का ये आपको नॉर्मली बाजार में भी मिल जाता है, व्हाइट कलर के मशरूम, ठीक है। इसके अलावा सी वीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स। जो सी वीड्स होती हैं, सीवीड क्या हुई? सीवीड यानी समुद्र से मिलने वाली, जो बिना उगाए आपको मिल जाए, ऐसे पौधे, ठीक है, सो दे आर सी वीड्स। सो सी वीड्स को भी एज अ फूड यूज किया जाता है, जैसे कि जापान और चाइना जैसे देशों में, ठीक है। सेकंड आपने देखा सी वीड्स। थर्ड वन, सी वीड्स के बाद थर्ड वन क्या है? इन मैनी एज मैनी एक्वेटिक एनिमल एल्गी आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड। कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ टाइप की एल्गे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आती है, ठीक है। तो काई, क्योंकि उसकी एक सिंगल अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, आप उसे ग्रुप में देखते हैं तो बड़ा दिखता है, बट अगर सिंगल में देखें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो एल्गे होती है एंड सम अदर microorganisms, they are direct source of food for many aquatic animals. I hope you understood it. Let's now move on to our next question. Our next question is, how do microbes enter the human body? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर नॉन एज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोब्स, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे कर देते हैं? So microbes generally enter human body through openings in human body like eyes, nose, mouth, ear, etc. तो आपको जिस भी ओपनिंग का नाम आए उसे आप मेंशन कर सकते हैं कि यू आर आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। सो माइक्रोब्स जनरली एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू ओपनिंग इन ह्यूमन बॉडी लाइक आईज, माउथ, और थ्रू वाउंड्स और बाइट्स। कोई घाव हो जाए या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म आपको काट ले, यानी बाइट इज देयर, सो वो भी क्या है? एक टाइप से ओपनिंग हो गई आपकी बॉडी में माइक्रोब्स को एंटर करने के लिए। तो कहाँ से एंटर करते हैं? बॉडी में जो डिफरेंट ओपनिंग्स हैं वहां से। लेट्स नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, हाउ डू यू नो द फूड हैज बीन स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता चलेगा कि भोजन है वो खराब हो गया है? मेंशन द इंडिकेटर्स ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। कि आपको क्या बताना है? वो इंडिकेटर बताने हैं, वो लक्षण बताने हैं जो ये बताए कि जो फूड है वो स्पॉइल हो गया है, ठीक है। So there are many indicators about food spoil and these are change in odor, महक उसकी चेंज हो जाए, टेस्ट, उसका टेस्ट बदल जाए, कलर और अपीयरेंस, ठीक है। दैट इज इनफ। अगर आपको याद करने के लिए चाहिए तो आप कुछ फूड एग्जाम्पल्स को याद रख लें कि जब वो खराब होता है तो कैसे उसमें चेंज आता है। जैसे दूध है, अगर वो खराब होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप उसे टेस्ट से बता सकते हैं, दैट विल फील सोर, खट्टा हो जाता है दूध, तो वहां से आप बता सकते हैं। ओडर, स्मेल चेंज हो जाती है। अपीयरेंस, वो दिखता है कैसा, वो चेंज होता है। जैसे कि कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, अगर वो खराब होगी तो सबसे पहले उसका जो बाहर है वो कैसा हो जाएगा, गला हुआ सा खराब होने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ऑर्डर की बात कर सकते हैं। अगर
कोई सब्जी वगैरह रखी है वो जब खराब होगी, तो अगर उसमें कोई ऑनियन वगैरह है, ऑनियन गार्लिक, तो उसकी स्मेल है वो सबसे पहले खराब होती है। ठीक है, कलर चेंज हो सकता है किसी चीज का खराब होने पे। ठीक है, तो आप इनको एग्जांपल्स के थ्रू याद कर लें, अदरवाइज ओनली फोर आर देयर मेनली। ठीक है, ओडर यानी कि स्मेल, टेस्ट यानी कि उसका स्वाद, कलर उसका रंग, अपीयरेंस उसके जो उसका अपीयरेंस है यानी कि कैसा वो दिखता है। ठीक है, तो ये सब चेंज होते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि फूड है वो खराब हो गया है। लेट्स नाउ सी आवर नेक्स्ट पार्ट। So describe the different methods of food preservation। पहला क्वेश्चन है कि आपको जो फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड है उन्हें डिस्क्राइब करना है। तो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप? तो आप बताइए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? ड्राइंग यानी कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कम कर दो, सुखा दो, तो उसमें माइक्रोब्स है वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो द फर्स्ट मेथड इज ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, इसे कह सकते हैं। द सेकेंड इज रेफ्रिजरेशन। सेकेंड क्या है? रेफ्रिजरेशन, और इसे आप फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। द थर्ड वन इज सॉल्टिंग या शुगर, सॉल्टिंग या फिर एडिंग शुगर। जैसे कि अचार बनाया जाता है, साल भर तक वो खराब नहीं होता, या फिर मुरब्बा बना सकते हैं। ठीक है, तो शुगर या सॉल्ट ऐड करके, कम मात्रा में नहीं, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में होता है। आप नॉर्मली इतना सॉल्ट नहीं खाते, आप सब्जी में इतना सॉल्ट नहीं डालते जितना कि आप अचार में डालते हैं। ठीक है, सो दैट इज सॉल्टिंग। ऐड शुगर, मुरब्बा आपने देखा ही होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है? कैनिंग, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर पे उसके जो सारे माइक्रोब्स हैं उनको खत्म करके या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके उसे कैन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से साल भर या साल भर से ज्यादा तक आप फूड को ठीक से स्टोर करके रख सकते हैं। कैनिंग से अलावा और क्या हो सकता है? बॉयलिंग। ठीक है, बॉयलिंग मीन्स, बॉयलिंग से क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। देयर आफ्टर पाश्चराइजेशन, दूध को अगर आप सप्ताह भर तक रखना चाहते हैं तो पाश्चराइजेशन एक तरीका हो सकता है। पाश्चराइजेशन में क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड तक उसे उबाला जाता है, एंड देन इट इज सडनली चिल्ड, एकदम से उसे ठंडा कर दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो उसमें बर्फ डाल दिए, किसी भी तरीके से उसे एकदम से ठंडा किया जाता है। तो उबालते हुए या तो कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, और अगर कुछ बच गया तो वो जो टेम्परेचर का इतना ज्यादा एकदम चेंज होगा ना, यानी कि 70 से और फ्रीजिंग पॉइंट तक अगर वो पहुंच जाए, या फ्रीजिंग से थोड़ा सा कम, तो यू सी कि काफी ज्यादा टेम्परेचर चेंज अचानक से हुआ, तो जो बाकी माइक्रोब्स हैं वो भी मर जाएंगे। और जो बच गया, अगर कोई मान लीजिए कोई सेल के अंदर किसी तरीके से वो सिस्ट वगैरह में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख लेता है, तो भी क्या है, उनकी ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो लगभग 7 से 8 दिन तक आप फिर उस दूध को एयर टाइट करके और बिना फ्रीज के आराम से बाहर रख सकते हैं। ठीक है, दैट इज पाश्चराइजेशन। इसके अलावा आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कुछ केमिकल्स आते हैं, सो यू कैन यूज द प्रिजर्वेटिव्स। लेट्स नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन नेचर। कहाँ कहाँ मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो यू सी, अगर आप बहुत शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहें तो इसका जवाब इतना सा है कि हर जगह मिलते हैं। So you can see microorganisms are found everywhere in nature। उसके साथ आप ये भी बताएं that it can be air, water, soil। और कहाँ मिल सकते हैं? ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए अभी जो है आप काफी इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर से, जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो चल रहा है उसकी वजह से भी आपको ये कहा जाता है कि किसी भी बाहर अगर आप हैं घर से तो किसी भी सरफेस को ना छुएं, किसी इंसान को ना छुएं, मेक सोशल डिस्टेंस। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सरफेस पे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का सरफेस हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सरफेस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन सरफेस
और कहाँ हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इनसाइड द बॉडी। सरफेस पे तो हो ही सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। यू सी हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे हार्मफुल की बात नहीं है, ठीक है। तो हार्मफुल है या नहीं है वो नहीं पता। हम अगर हेल्दी हैं तो वी अज्यूम कि हमारे अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर दैट हेल्प इन डाइजेशन एंड अदर प्रोसेसेस, ठीक है। इसके अलावा लिविंग के अलावा वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर भी आपको मिल सकते हैं। सो वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड? दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सोयल, surface of objects and living beings, inside the living body and on dead and decaying matter. Let's see your next question. How does the bacterium Lactobacillus help in curd formation? दही के बनाने में लैक्टोबैसिलस कैसे हेल्प करता है? सो लैक्टोबैसिलस हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन. इट कन्वर्ट द लैक्टोज इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. ये एक टाइप का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड होता है, जिसे चेंज कर देता है ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। So let's now see the next part. In bread making, why does the dough rise when yeast is added to it? जब ब्रेड बनाई जाती है तो जो ये डो होता है, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से जो आटा लगाते हैं, ठीक है, उसको डो कह सकते हैं। आटा लगाना यानी कि उसको आटे को भिगो के जो रखते हैं, अगर उसमें ईस्ट रखी जाती है, ईस्ट मिला दी जाती है, तो वो फूल क्यों जाता है, राइज क्यों होता है? यू सी जो आपकी नॉर्मल आपने देखी होगी स्क्वायर टाइप में जो ब्रेड आती है, तो उसका जो बॉक्स है उसमें ये लगा लीजिए बिल्कुल नीचे इतना सा आटा रखा जाता है, ठीक है, डो, और उसे बंद कर दिया जाता है। एंड विद इन द स्पेसिफिक टाइम ये पूरा बॉक्स है वो फिलअप हो जाता है, इतना ज्यादा वो राइज कर जाता है, ठीक है। सबसे पूछा है कि वो राइज क्यों होता है जब उसमें ईस्ट मिला दी जाती है, तो आप रीजन बताएंगे। द डो, सो यू सी इन डो ईस्ट डिकम्पोजेस शुगर्स इनटू carbon dioxide and alcohol. The carbon dioxide comes out making the dough rise. जो ईस्ट है वो डो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डिकम्पोज करती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो है उसको डिकम्पोज करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल में, ठीक है। सो दैट मीन्स जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक टाइप से उसमें बबल्स की फॉर्मेशन हो जाती है एंड इट कम्स आउट एंड दिस मेक्स द डो राइज. Let's see your next question. Write briefly about the commercial uses of microorganisms in production of alcohol. अल्कोहल बनाने में कैसे हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? इट इज द ईस्ट. ईस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ईस्ट ही है वो जिसकी कमर्शियल यूज अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है. This alcohol is then used in wine, beer, whiskey, etc. इसी अल्कोहल को बाद में वाइन, विस्की या बियर में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. The process of conversion of sugar into alcohol by action of yeast is called fermentation. कौन सी प्रोसेस होती है ये? फर्मेंटेशन से बनाते हैं. अब देख सकते हैं एक फंगस भी है that is also used for making alcohol and the name of the fungus is Aspergillus. Aspergillus, not I, Aspergillus, ठीक है. So this is also used for production of alcohol. What is the role of bacteria in increasing soil fertility? So आप देखते हैं सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है.
कौन सा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? राइजोबियम। जो मस्टर्ड या लेगुमिनस प्लांट्स जो अदर हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड यू सी बैक्टीरिया एनरिच द सोयल विद वेरियस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द सोयल। तो कुछ बैक्टीरिया हैं दैट हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेक्सचर। इसके अलावा वो उसकी क्वालिटी और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सो दिस वे दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सोयल फर्टिलिटी। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट जनरल प्रिकॉशन मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिजीज। माइक्रोब से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं? तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है? मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, कि अपने अच्छे से साफ सफाई बना के रखें, हाइजीन। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर एंड हैंडल फूड केयरफुली। भोजन में भी जो है बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, तो पहला तो आपको बॉडी का ध्यान रखना है, दूसरा आप जो खाते पीते हैं उसका ध्यान रखना है, थर्ड आप हेल्दी फूड ही खाएं, ठीक है, जिससे बॉडी में बैक्टीरिया माइक्रोब्स के एंटर करने की संभावना कम से कम रहे। जैसे कि कुछ होते हैं जैसे मांस खाते हैं, ठीक है, दे आर फ्लैश ईटिंग, तो उस फ्लैश के साथ काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर कर सकते हैं, एंड इफ दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। सो ईट ऑलवेज हेल्दी फूड। नेक्स्ट इज की प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अब कोरोना वायरस के टाइम पे अगर आप ये पॉइंट भी भूल जाएं, सो व्हाट कैन बी डन, कि किसी को भी अगर बीमारी है दैट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन जो है, तो उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू प्रिजर्व द फॉलोइंग फूड आइटम्स। कैसे आप इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले मिल्क, मिल्क को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? क्या क्या तरीका हो सकता है? अगर आपको कम ही टाइम के लिए चाहिए, बॉइलिंग कर दीजिए, उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप फ्रीजिंग कर सकते हैं, एंड अगर आपको और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए करना है देन यूज पाश्चराइजेशन। द नेक्स्ट वन इज जैम। जैम में क्या होते हैं? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। सो जैम को आप क्या कर सकते हैं? प्रिजर्वेटिव्स की मदद से या फिर केमिकल्स की मदद से प्रिजर्व कर सकते हैं। सीरियल्स को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ड्राइंग, ड्राइंग उनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट है उसे सुखा के और फिर आप उसे अच्छे से स्टोर करें। पिकल्स, पिकल्स को कैसे बचाते हैं? सॉल्टिंग। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? कैनिंग, कैनिंग के तरीके से। कलीफ्लावर, कलीफ्लावर को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ड्राइंग, फ्रीजिंग, अगर आपको कुछ ही टाइम के लिए चाहिए तो आप फ्रीजिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज में काफी लंबे टाइम तक भी ये स्टोर की जाती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कैनिंग, ठीक है। तो वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के आपके पास तीन तरीके हैं, ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड कैनिंग। The next we see the exercise part, and it is the first is the fill in the blanks. तो fill in the blanks में देखें, blue green algae fix nitrogen and increase soil fertility. blue green algae क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। The next is bacteria are bigger in size than
वायरसेस से बड़ा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज होता है? बैक्टीरिया। सर्टेनली ये बड़ा ही होता है वायरस से। ठीक है, आपने एक्टिविटी में भी देखा था, दैट वाज देयर वाज मच डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। The next you see disease causing microbes are called pathogens. बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ईस्ट, या तो आप यहाँ पे ईस्ट लिख सकते हैं या फिर आपके पास जो बैक्टीरिया था, ठीक है, एस्पेरिगेलिस, आप उसका नाम लिख सकते हैं। सो दिस इज इजी एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, सो यूज ईस्ट। Alcohol is produced using yeast. The next, the process of conversion of sugar into alcohol in the absence of oxygen is called fermentation. क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? Fermentation. Immunity can be induced artificially by introducing that are weakened microbes in a healthy body. तो इम्यूनिटी को बॉडी में इंड्यूस किया जा सकता है। इंड्यूस करना यानी कि ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है उस पर्टिकुलर माइक्रोब के खिलाफ कोई इम्यूनिटी, सो यू हैव टू इंड्यूस इट आर्टिफिशियली। तो कैसे हो सकता है? या तो मरे हुए या फिर वीकेंड माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी में एंटर करके। ठीक है, नेक्स्ट यू सी देयर आर सम वन वर्ड आंसर्स। सो लैक्टोबैसिलस इज लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया। एंड यहाँ पे सिंगुलर की बात हुई है, सो इट इज बैक्टीरियम। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस? ब्रेड के लिए बताया था आपको क्या है? ईस्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जब बनती है तो वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट एंड पोरस। द नेक्स्ट, द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज? कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर है जो मलेरिया के बैक्टीरिया को कैरी करता है? क्या है ये? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? तो आपको गिवन एग्जांपल्स में से एंटीबायोटिक सिलेक्ट करना है एंड पेनिसिलिन इज वन ऑफ एंटीबायोटिक। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है। So that's why I'm not giving you the other choices. ठीक है, thereafter the process of conversion of sugar into alcohol in the absence of oxygen is called fermentation, and salting of food items helps in preservation by removing water from the cells. ठीक है, salting कैसे हेल्प करता है? सेल्स में से वाटर को एब्जॉर्ब करके। I hope you understood all the things. If you have any doubt, you can ask in the comment section or in the live chat box.